students, welcoming you in this session, and today we are going to cover the solutions question answers of class 9th NCERT's chapter 9th force and laws of motion. ठीक है, आई होप आप सब ठीक होंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया, ए रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ द सेम साइज. इसमें सबसे ज़्यादा इनर्शिया किसका होगा, एक रबर बॉल का होगा या फिर एक स्टोन का होगा जो कि सेम साइज़ की है. ठीक है, एक बाईसाइकिल का होगा या एक ट्रेन का होगा, एक 5 रुपी कॉइन का होगा या 1 रुपी कॉइन का होगा. देखो, इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मास ज़्यादा किसका है, रबर बॉल का है या फिर एक पत्थर का है. तो भाई जाहिर सी बात है पत्थर का है, तो इनर्शिया भी ज़्यादा पत्थर का होगा. ठीक है, बाईसाइकिल का है या ट्रेन का है, तो ट्रेन का है ऑफ कोर्स. और 5 रुपी कॉइन जो है वो 1 रुपी कॉइन से ज़्यादा हैवियर होता है. तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इनर्शिया जो है वो डिपेंडेंट होता है ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो द ऑब्जेक्ट विद द ग्रेटर मास विल होल्ड ग्रेटर इनर्शिया. मतलब वो ऑब्जेक्ट जो कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा. और जो ये वाले जो फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हैं ना, उनके ज़्यादा इनर्शिया है बिकॉज ऑफ देयर मास, क्योंकि उनका मास ज़्यादा है. ठीक है, जैसे स्टोन, ट्रेन, 5 रुपी कॉइन, इनका मास ज़्यादा है, सो दैट्स वाई इनका इनर्शिया भी ज़्यादा है. In the following example, trying to identify the number of times the velocity of the ball changes. अब आपको कुछ एग्जांपल्स दिए जाएंगे, वहाँ पर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि एक बॉल की जो वेलोसिटी है वो कितनी बार चेंज की गई. ठीक है, सो लेट्स सी. ए फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम. एक फुटबॉल प्लेयर ने किक किया फुटबॉल को अपनी दूसरे मतलब टीम के प्लेयर को, और फिर उस टीम के प्लेयर ने क्या किया, हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल, और उसने उसे गोल की तरफ किक किया दूसरे फुटबॉलर ने. फिर गोलकीपर ने क्या किया, उसको कलेक्ट किया यानी उसको रोका फुटबॉल को, और फिर उसको किक किया किसकी तरफ, अपनी टीम के प्लेयर की तरफ उसको किक किया. ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन इच केस, यानी हर केस में जो एजेंट है जो सप्लाई कर रहा है फोर्स को वो भी बताओ. तो भाई यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल चेंजेस 4 टाइम्स. जो वेलोसिटी है फुटबॉल की वो 4 बार चेंज हुई है. सबसे पहली बार तो जब फुटबॉल प्लेयर ने फुटबॉल को किक किया था अपनी दूसरे प्लेयर के पास. ठीक है, दूसरी बार जब उस दूसरे फुटबॉल प्लेयर ने किक किया था फुटबॉल को गोलकीपर के पास. तीसरी बार जब गोलकीपर ने उसको रोका था. देखो, वेलोसिटी को मतलब स्पीड मोशन को रोकना, दैट्स ऑल्सो. ठीक है, वो भी ऐसा ही है. फोर्थ, व्हेन द गोलकीपर किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स हिज टीम प्लेयर, और फिर जब गोलकीपर ने अपनी टीम प्लेयर की तरफ उसको फेंका. और जो एजेंट है जिसने सप्लाई की है फोर्स को, यानी जिसके द्वारा फोर्स लगाई गई है, वो यहाँ पर 4 है, नहीं 3 ही है बेसिकली. एक इंसान 2 बार आया है. पहला है फर्स्ट प्लेयर, दूसरा है सेकंड प्लेयर जिसने रोका था फिर उसको, फिर थर्ड है गोलकीपर, और फोर्थ भी गोलकीपर ही है. पहले गोलकीपर ने उसको कलेक्ट किया, बॉल को रोका, एंड देन आफ्टर दैट उसको उधर मतलब वहाँ लेकर गया, मतलब उसको अपनी टीम के प्लेयर के पास भेजा. एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगोरसली शेक इट्स ब्रांच. क्यों होता है कि जब हम जो मतलब ब्रांचेस होती हैं ट्रीज़ की उनको हिलाते हैं तो कुछ जो लीफ होती हैं वो बहुत ही विगोरसली नीचे गिर जाती हैं. व्हेन द ब्रांच ऑफ द ट्री इज शेकन, ये कह रहे हैं कि जब जो ट्री की ब्रांच होती है उसको शेक किया जाता है, द ब्रांच मूव्स इन टू एंड फ्रो मोशन. तो ब्रांच मूव करने लगती है टू एंड फ्रो मोशन में, यानी इधर उधर मूव करने लगती है. हाउएवर द इनर्शिया ऑफ द लीव्स इन अटैच टू द ब्रांच रेसिस्ट द मोशन ऑफ द ब्रांच. लेकिन देखो, जो लीव है ना जो कि उससे अटैच है, ब्रांच से अटैच है, वो इनर्शिया में होती है, वो अपने जो मोशन है उसको अपोज करती हैं. ठीक है, तो वो तो नहीं गिरती. लेकिन कुछ जो बेचारी हल्की होती हैं, ठीक है, जो मतलब लीव्स दैट आर वीकली अटैच, जो कि बेचारी वीकली मतलब कमज़ोर है, वो अटैच हो रखी है कमज़ोरी से, तो वो क्या होगी, ब्रांच फॉल ऑफ ड्यू टू इनर्शिया, वो गिर पड़ेंगी इनर्शिया के कारण. वेयर एज द लीव्स दैट आर फर्मली अटैच, और वो वाली लीव्स जो कि फर्मली अटैच है, अच्छी तरीके से मजबूती से अटैच है ब्रांच से, टू द ब्रांच रिमेन्स अनअटैच, वो अटैच ही रहेगी. वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू ए स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड्स व्हेन इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट. ऐसा क्यों होता है कि तुम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाते हो जब एक मूविंग बस जो है वो ब्रेक लगाती है, और जब बैकवर्ड और जब रेस्ट से वो बस चलना स्टार्ट करती है तो तुम आगे की तरफ क्यों मूव करते हो. होता है ना कि कभी कभी बस जब चलती है तो हम पीछे की तरफ मूव करते हैं, और जब वो एकदम से रुक जाती है तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं. तो भाई ये होता है इनर्शिया के कारण. ठीक है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो रेसिस्ट करती है चेंज को, कि हम तो ना ही अगर रेस्ट में है तो हम मोशन में नहीं आएंगे, और अगर मोशन में है तो हम रेस्ट में नहीं आना चाहते. दैट्स ऑल. अब इसको इन्होंने बताया गया है, मतलब यहाँ पर इनिशियली व्हेन द बस एक्सेलरेट इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन,
पहले पहले क्या होता है, जब बस एक्सीलरेट करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी आगे की ओर चलती है स्टेट ऑफ रेस्ट से, द पैसेंजर्स एक्सपीरियंस अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन देम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो पैसेंजर्स क्या करते हैं, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं जो उनके ऊपर लगती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि देखो बस जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट से अब मोशन में आना स्टार्ट हो रही है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हम जाएंगे। क्यों? ड्यू टू देयर इनर्शिया ओपोजिंग द फॉरवर्ड मोशन, क्योंकि इनर्शिया क्या करता है, हमेशा ओपोज करता है मोशन को। और जब बस जो है वो मूव करना स्टार्ट करती है तो पैसेंजर्स क्या है, स्टेट ऑफ मोशन में आ जाते हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जब ब्रेक्स उस पर लगाए जाते हैं तो जो बस है वो पोजिशन ऑफ द रेस्ट की तरफ मूव करती है, ठीक है। नाउ अ फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज अप्लाइड ऑन द पैसेंजर्स बिकॉज देयर इनर्शिया रेसिस्ट द चेंज इन द मोशन ऑफ द बस। और अब क्या होता है, एक फोर्स जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाई जाती है पैसेंजर्स के ऊपर, क्योंकि उनका इनर्शिया कह रहा है कि बस भाई अब तुम रेस्ट में क्यों आना चाहते हो, बस चलती रहो। तो इसीलिए जो पैसेंजर्स होते हैं वो आगे की तरफ गिरते हैं, ठीक है। इफ़ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। आप कहते हो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो भाई तो हॉर्स है वो कैसे इसको पुल कर पा रहा है, किसको, कार्ट को, क्योंकि वो कार्ट कैसे चल पा रही है, ठीक है। तो भाई बिल्कुल सेम तरीका है जैसे हम चलते हैं, हम क्या करते हैं, जब हम चलते हैं तो अपने पैरों से ज़मीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं, ठीक है। और बदले में ज़मीन क्या करती है, हमें वो भी उतना ही फोर्स से हमको आगे की तरफ धकेलती है, ठीक है। यानी हम ज़मीन को बैकवर्ड धकेल रहे हैं और ज़मीन हमको आगे की तरफ पुश करिए फॉरवर्ड, इसके कारण हम चल पाते हैं। सो सेम लाइक दैट घोड़े के साथ भी हो रहा है, बस कार्ट का तो इन्होंने ऐसा ही रख दिया कन्फ्यूज़ करने के लिए, ठीक है। जब हॉर्स वॉक करता है तो इट एक्सर्ट अ फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन द अर्थ, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है अपने फीट से। एंड इक्वल फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो एक इक्वल फोर्स लगती है अपोजिट डायरेक्शन में, इज अप्लाइड ऑन द हॉर्स बाय द अर्थ, तो अर्थ भी उसके ऊपर लगाती है। दिस फोर्स मूव्स द हॉर्स एंड द कार्ट फॉरवर्ड, और इससे ही जो हॉर्स है और कार्ट है वो आगे की तरफ चलते हैं और ऐसे जो है कार्ट चलने लगती है। एक्सप्लेन वाई इज इट डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होज विच इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट हाई वेलोसिटी। भाई ये एक्सप्लेन करना है कि एक फायरमैन के लिए जो आग को बुझाने का काम करते हैं उनके लिए एक होज को पकड़ना क्यों इतना डिफिकल्ट होता है। होज मतलब वो पाइप जिससे आग बुझाने का काम करते हैं, ठीक है। तो भाई वो उसको क्यों इतना ज़्यादा मतलब उनको होल्ड करना इतना मुश्किल होता है। तो भाई सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो वो पानी आता है उस पाइप से निकल के वो बहुत प्रेशर के साथ आता है, वो इतना प्रेशर के साथ आएगा कि इंसान को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनको ऐसा लगेगा कि यार अब मैं इसको कैसे हैंडल करूँ। तो देखो पानी जो है प्रेशर के साथ पाइप से बाहर निकला और जैसे ही वो बाहर निकला तो उसने वो आगे की तरफ जाएगा और पीछे की तरफ वो एक फोर्स लगा के जाएगा, ठीक है। पानी आगे जा रहा है ना, पानी को आप आगे धकेल लो प्रेशर से, तो पानी भी तो बैकवर्ड में मतलब फोर्स लगाएगा ना, तो वो जो बैकवर्ड फोर्स है उससे क्या होता है, अनबैलेंस हो जाता है इंसान, तो वो नहीं है उसको पकड़ पाता फिर, ठीक है। वही वो बता रहे व्हेन ए फायरमैन होल्ड्स अ होज, जब मतलब कि फायरमैन एक होज को पकड़ता है विच इज इजेक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जो कि इसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकल रहा है इट हाई वेलोसिटी, बहुत स्पीड से, देन अ रिएक्शन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन हिम बाय द इजेक्टिंग वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो क्या होता है कि ऐसे पाइप जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाता है फोर्स, दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ कोर्स काम करता है एज अ रिजल्ट ऑफ द बैकवर्ड फोर्स। तो अब ये बैकवर्ड फोर्स जो लग रही है इससे क्या होता है, द स्टेबिलिटी ऑफ द फायरमैन डिक्रीजेस, और इससे जो स्टेबिलिटी होती है फायरमैन की वो डिक्रीज हो जाती है। हैंस इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू रिमेन स्टेबल वाइल होल्डिंग द होज। तो इसलिए उसके लिए क्या हो जाता है, ये स्टेबल रहना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो साथ साथ में ऐसे होज को पकड़ नहीं सकता, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दैन आफ्टर दैट उसको मतलब होता है। देखो भाई ये इससे आगे न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स मैंने अलग वाले पार्ट में बना रखे हैं, ठीक है। तो ये वाला न्यूमेरिकल मैं नहीं कर रही हूँ, ये वाला भी नहीं, थ्योरी वाले ओनली, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस है नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा ऊपर से। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी। तो भाई क्या ऐसा पॉसिबल है कि फिर भी वो ऑब्जेक्ट मतलब कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा और वो नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, मतलब उसकी कोई ना कोई मतलब वेलोसिटी उसकी जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ, चाहे 1 मीटर पर सेकेंड ही वेलोसिटी है लेकिन उसकी है, और जबकि उसके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स काम भी नहीं कर रहा। इफ़ यस स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो भाई अगर है ऐसा कुछ तो भाई आपको वो कंडीशंस रखनी है, किसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो वेलोसिटी होगी वो, और अगर नहीं हो सकता तो रीज़न प्रोवाइड करो। तो सॉल्यूशन में लिखा है यस इट इज़ पॉसिबल, हाँ भाई ऐसा है, ठीक है, पॉसिबल है ऐसा। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सम डायरेक्शन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन एज लॉन्ग एज देयर आर नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्सेस। देखो अगर मैंने किसी बॉल को ऐसे किक किया और वो जा रही है एक सरफेस पर, तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स बीच में ना होती ना तो वो फॉरएवर मूव ही करती रहती,
ठीक है। अगर मतलब मान लो अगर साइकिल को फ्रिक्शनल फोर्स ना रुकती तो आप एक पैडल मारते और वो हमेशा के लिए चलती रहती, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ऊपर से वो नेट एक्सटर्नल फोर्स लग जाती है ना, जो उसको रोक देती है। सो दैट्स वाई वो कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ मोशन में है और उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगाई जाए तो क्या वो मतलब ऐसे नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ चल सकती है? ऑफ कोर्स चल सकती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स मस्ट एक्ट अपॉन इट। अगर आपको उसका मोशन चेंज करना है, मान लो उसकी स्पीड बढ़ानी है, उसको बंद करना है, मोशन को, वो जो चल रही है उसको रोकना है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो है उसके ऊपर लगानी पड़ेगी, ठीक है। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी एट रेस्ट, खैर ये तो व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। जब एक कारपेट को एक स्टिक के साथ बीट किया जाता है, एक कारपेट को ऐसे मतलब स्टिक से पीटा जाता है, तो डस्ट उससे बाहर क्यों निकलती है? तो भाई ये देखो क्या है, ये यहाँ पर लॉ ऑफ इनर्शिया लगेगा, पक्का देखना। व्हेन द कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, जब एक कारपेट को एक स्टिक से बीट किया जाता है, द स्टिक एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द कारपेट। तो भाई स्टिक क्या कर रही है? एक फोर्स लगा रही है कारपेट पर, विच सेट्स इट इज मोशन, और उससे क्या होता है, उसमें मोशन आ जाता है। इनर्शिया ऑफ द डस्ट पार्टिकल रिसाइडिंग ऑन द कारपेट रेसिस्ट द चेंज इन द मोशन ऑफ द कारपेट। अब जो डस्ट पार्टिकल रह रहे हैं ना उसके अंदर कारपेट के, वो क्या कहते हैं कि ये मोशन क्यों हो रहा है यार कारपेट में, क्यों? वो उसको इनर्शिया आता है उनमें, वो ओपोज करते हैं इसको, ठीक है। देन आफ्टर दैट क्या होता है, Therefore, the forward motion of the carpet exerts a backward force on the dust particles. जब फॉरवर्ड मोशन होता है कारपेट का, मान लो आपने उस पर ऐसे बीट किया स्टिक से और फॉरवर्ड मोशन हुआ कारपेट का, कारपेट जो है ऊपर उठेगी, और उससे क्या होगा, जब वो ऊपर उठेगी तो एक बैकवर्ड फोर्स भी वो लगा कर जाएगी डस्ट पार्टिकल्स पर, ठीक है। और डस्ट पार्टिकल्स पर जब वो बैकवर्ड मतलब लगाएगी वो फोर्स, तो क्या होगा, वो मोशन में आ जाएंगे, लेकिन वो मोशन में सेम डायरेक्शन में नहीं आएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। दिस इज वाई द डस्ट कम्स आउट ऑफ द कारपेट व्हेन बीटन, ठीक है। तो इसीलिए डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। वाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज कैप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप? ऐसा क्यों एडवाइस किया जाता है कि जब आप कोई अपना लगेज, कोई सामान वगैरह किसी बस की रूफ पर रखे जा रहे हो तो उसको एक रस्सी से ज़रूर बांधना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो भाई इसमें क्या आएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया आएगा, ऑफ कोर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कैसे आएगा, जब कोई व्हेन सम लगेज इज प्लेस ऑन द रूफ ऑफ अ बस, जब कोई लगेज वगैरह बस की रूफ पर रखा जाता है, विच इज इनिशियली एट रेस्ट, तो वो रेस्ट पर होता है, ठीक है, क्योंकि बस तो अब तक चली ही नहीं है। तो जो एक्सेलरेशन है बस का वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो वो एक फोर्स को एक्सर्ट करेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होगा बस का वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और वो एक फोर्स को एक्सर्ट करेगा, ठीक है, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन में, ओके, ऑन द लगेज पर। फिर से देखो, मान लो वो रेस्ट में था लगेज, ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन होगा बस का वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, आगे की तरफ जाएगी, तो उससे जब वो आगे की तरफ जाएगी तो पीछे भी तो फोर्स लगा के जाएगी वो, ठीक है। और वो जो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी इन अ सिमिलर मैनर व्हेन अ बस विच इज इनिशियली इन ए स्टेट ऑफ मोशन। और ऐसे ही, अरे वो मैंने बताया तो था कि जब हम बस में खड़े होते हैं और बस अचानक से स्टार्ट हो जाती है चलनी, तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं, नहीं सॉरी पीछे की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि हमें आदत है रेस्ट में रहने की, कि अब हम रेस्ट में ही रहेंगे, पीछे ही रहेंगे। और जब कहीं सडनली ब्रेक्स लगते हैं, ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं, तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि हमें आदत हो गई मोशन में रहने की उस टाइम तक, ठीक है। तो भाई वो है इनर्शिया, ठीक है। ऐसे ही लगेज के साथ होता है, जब बस एकदम से चलती होती है तो लगेज कहता है कि नहीं भाई आप तो मोशन में एकदम से ही आ गए, मुझे तो बताया भी नहीं, मैं तो रेस्ट में ही रहना चाहता हूँ, और उसका बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, ठीक है, लगेज का, और वो नीचे गिर सकता है। और अगर एकदम से सडनली ब्रेक्स अप्लाई किए गए बस के ऊपर, तो क्या होगा, वो लगेज कहेगा कि भाई मुझे तो बताया ही नहीं, मैं तो सोच रहा था तुम चल ही रहे हो और तुमने तो एकदम से बंद कर दिया, मैं तो चलता ही रहूँगा। वो आगे की तरफ मूव करता रहेगा और तब वो नीचे आकर गिर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द लगेज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स द लगेज में फॉल ऑफ द बस ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया के कारण वो नीचे गिर सकता है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कितनी है, ठीक है, मास कितना है। टाइंग अप द लगेज विल सिक्योर इट्स पोजिशन। तो अगर तुम उसको बांध देते हो तो उससे उसकी पोजिशन सिक्योर हो जाएगी, वो कहीं नहीं गिरेगा इधर उधर, ठीक है। ए बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड। एक बैट्समैन था, उसने क्रिकेट बॉल को हिट किया और फिर वो बॉल जो है लेवल ग्राउंड पर हिट से रोल करके गई। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट। फिर एक शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने के बाद वो जो बॉल है वो रेस्ट में आ गई। द बॉल स्लोज टू अ स्टॉप बिकॉज। तो भाई अब आपको ये बताना है कि वो बॉल स्लो क्यों हुई वो स्लो। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4। द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ। बैट्समैन ने ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा बॉल को हिट हार्ड नहीं किया था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नहीं मारा था, इसीलिए क्या हुआ कि वो रुक गई। बी वाला है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल।
भाई वेलोसिटी तो जो फोर्स लगी है ना उसके प्रोपोर्शनल होती है, जो फोर्स तुमने बॉल पर लगाई है उतनी ही वेलोसिटी होगी, लेकिन वेलोसिटी का इससे क्या लेना देना, क्योंकि वो तो रुक गई ना जाकर। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। सी वाला है कि भाई एक ऐसी फोर्स है जो कि इसका मोशन को अपोज करती है, बॉल के मोशन को अपोज कर रही है, ठीक है। और डी वाला है देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल। भाई वो इसलिए रुक गई क्योंकि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही थी अभी। अगर उसको मोशन में लेकर आना है तो आपको कंटिन्यूसली उसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स लगाकर रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई अब सॉल्यूशन देखो क्या है, तो इसका सही आंसर है सी, ठीक है। इसका सही आंसर क्यों है सी, क्योंकि देयर इज़ अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। एक फोर्स होती है जो कि अपोज कर रही है मोशन को, वो है फ्रिक्शनल फोर्स, जी हाँ, जो कि ग्राउंड से लगती है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। दिस फ्रिक्शनल फोर्स इवेंचुअली स्टॉप द बॉल। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ये एकदम से बॉल को रोक देती है, तो इसलिए करेक्ट आंसर है सी। इफ द सर्फेस ऑफ द लेवल ग्राउंड इज लुब्रिकेटेड विद ऑयल और सम अदर लुब्रिकेंट, मतलब अगर सरफेस जो है लेवल ग्राउंड का वो लुब्रिकेटेड है, मतलब एक तरीके से उस पर ऐसे चिकनाई वगैरह चिकनी सतह है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन जो होता है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। दैट अराइजेस बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड विल रिड्यूस, द फ्रिक्शन विल रिड्यूस, ठीक है, वो कम हो जाएगा और बॉल जो है वो ज़्यादा टाइम तक के लिए, ज़्यादा लंबी डिस्टेंस के लिए रोल कर पाएगी, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल है, ये तो हम नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे बिकॉज ये भी न्यूमेरिकल है, एंड दैट्स व्हाट, ये भी अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है उसके अनुसार क्या है कि जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। हाँ, यही बात है कि वो भी हमारे ऊपर पुश करेगा इक्वल और अपोजिट फोर्स के साथ। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मैसिव ट्रक पार्क अलोंग द रोड साइड। भाई अगर वो एक ट्रक है, ट्रक खड़ा है तुम्हारी गली के सामने और आप क्या कर रहे हो, तो आप उसको पुश कर रहे हो तो वो बिल्कुल नहीं हिलेगा, ठीक है। और एक स्टूडेंट जो है वो अपने इस आंसर को ऐसे जस्टिफाई कर रहा है दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसल ईच अदर, कि दो अपोजिट और इक्वल फोर्सेस जो है ना उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है, तो इसलिए ना ही तो आप मूव हो रहे हो ना ही वो मूव हो रहा है। तो इस लॉजिक के ऊपर कमेंट करो और एक्सप्लेन करो वाई द ट्रक डज नॉट मूव, कि क्यों ट्रक मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो, सिंस द ट्रक हैज़ ए वेरी हाई मास, आपके मास से तो कहीं ज़्यादा है ट्रक का मास, ठीक है, बहुत ज़्यादा वजन होता है उसके अंदर। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है रोड का और ट्रक के बीच में बहुत हाई होता है, क्योंकि मास हाई है ना, तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन भी बहुत हाई होगा। वैन पुशिंग द ट्रक विद ए स्मॉल फोर्स, और आप कितनी ही मस्कुलर फोर्स लगा पाओगे, बहुत ही कम, मस्कुलर फोर्स बहुत कम होगी आपकी, ठीक है। द फ्रिक्शनल फोर्स कैंसल आउट द अप्लाइड फोर्स एंड द ट्रक डज नॉट मूव। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, उसको कैंसिल कर देगी। मान लो आपने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, फ्रिक्शनल फोर्स कहेगी अरे मेरे पास तो 1000 न्यूटन भी लगा लो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक काम करो, तुम 5 न्यूटन को ना कैंसिल कर दो, ये लो 5 न्यूटन कट ले जाओ। तो भाई ऐसा ही कुछ होता है हमारे साथ। दिस इम्प्लाइज दैट द टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये क्या करता है कि अगर तुम 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो तो उधर से भी 5 न्यूटन की फोर्स लगेगी, अपोजिट इन डायरेक्शन है, और वो सिंस द पर्सन पुशिंग द ट्रक इज नॉट डिस्प्लेस्ड व्हेन द ट्रक डजंट मूव देयरफॉर द स्टूडेंट लॉजिक इज करेक्ट। तो भाई देखो, स्टूडेंट ने क्या कहा था, ये कहा था ना कि हमारी जो फोर्स है एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, फ्रिक्शनल फोर्स और जो इंसान की फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, और यही तो उसने सही कहा था, बिल्कुल, ठीक है, ऐसा ही होता है। नाउ लेट्स सी, एक लास्ट में था हम। अख्तर, किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन अ मोटर कार that was moving with a high velocity on an expressway when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen. अख्तर, किरण और राहुल जो थे वो एक मोटर कार चला रहे थे, ठीक है, और हाई वेलोसिटी मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जा रहे थे एक एक्सप्रेस वे पर। एक इंसेक्ट आया, एक कीड़ा आया बेचारा, और उनकी विंड शील्ड से आकर टकरा गया, और विंड स्क्रीन जो होती है उनकी सामने वाली जो विंडो होती है उस पर क्या हुआ, उस पर वो स्टक हो गया, चिपक गया। अख्तर और किरण ने इसके ऊपर सोचना स्टार्ट कर दिया कि ये क्या सिचुएशन थी भाई। किरण ने सजेस्ट किया कि जो इंसेक्ट है सफर ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, उसने मोमेंटम में जो बहुत ही ग्रेटर चेंज आया है ना उसको सफ़र किया है एज़ कम्पेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार।